नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। और एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो लगातार 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जो परिसंचरण तंत्र रहता है, हृदय के जो 4 भाग रहते हैं, आप सभी पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में, ठीक है। वो अपन क्या ह्यूमन के बारे में पढ़े थे। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? गाय और भैंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अपन जो सीरा होती है, वेन होती है, इसको, उसके बाद अपन जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल जो सिस्टम है, उसको अपन अच्छी तरीके से पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है उसमें, ठीक है। गर्भाशय, बॉडी ऑफ यूटेरस, फ्लोपियन ट्यूब, सर्विक्स क्या है, विनेकोवा क्या है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन अभी तक के उठा है। एयर सेक्स या एल्वोली क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी के बारे में बात करेंगे। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का पार्ट बी जो सेशन है वो चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट बी अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो श्वसन क्रिया के मुख्य अंग फेफड़े होते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया के मुख्य अंग फेफड़े होते हैं। आप सभी को पता है श्वसन, देखो श्वसन कैसे होगा, तो श्वसन किसके द्वारा होगा? फेफड़े के द्वारा ही क्या होता है, वायु का अंदर आना और वायु का बाहर जाना लगा रहता है, ठीक है। अब ये किसके माध्यम से होता है, इसको भी पूछ लिया है, ठीक है। तो ये होता है वायु नली या श्वास नली का मुख्य फेफड़ों तक वायु को लाना या फिर से वापस ले जाना। वायु नली काम करेगी। देखो कोई एक पाइप है, अब उसका जो मेन कनेक्शन है, एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, ठीक है। ये टंकी है, ठीक है, इसका मेन कनेक्शन ये पाइप है, ठीक है। अब ये पानी इसमें जा रहा है, समझ लो एक फील्ड है, ठीक है, ये जा रहा है। तो इसका जो मुख्य कार्य क्या कर, पाइप है, इसको लाना ले जाने का काम, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें भी बोला है कि वायु क्या करता है कि जो श्वास नली है, वायु नली या श्वास नली से जो अपना ऑक्सीजन बोले, वो मुख्य काम फेफड़ों तक वायु को लाना या फिर से वापस ले जाना होता है। वायु का सर्वाधिक विनिमय एयर सेक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसको देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था कि एयर सेक्स या अल्वोली, एयर सेक्स नहीं दिया था, अल्वोली दिया था, एवलोली, ठीक है। हिंदी में अल्वोली लिख के दिया था। अल्वोली में क्या दिया था, ये जो लिखा है, ठीक है, इसको अल्वोली पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। ये है, ये वोली इंग्लिश में अलग दिख रहा है, ठीक है। ऐसा पूछा था कि अल्वोली जो पशु के शरीर का कौन सा सिस्टम है, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया था। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम लगाना था। बहुत लोग गलत करके आए थे, छोटे से एक वर्ड से उठा दिया। देखो एयर सेक्स या एवलोली, ठीक है, अल्वोली, यहाँ से क्वेश्चन उठाया, ठीक है। अब भाई आप लोग बोलते हो कि रिवीजन अच्छे से कराया करो, तो इतना पढ़ूंगा फिर अपन व्हाइट पेज में जाके रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़े? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो श्वसन क्रिया का जो मुख्य अंग है वो क्या है? फेफड़ा है, ठीक है। श्वसन क्रिया का जो मुख्य अंग की बात करें वो फेफड़ा है, ठीक है, श्वसन, ठीक है। ह्यूमन का बना दिया, आप इसी तरह एनिमल का भी समझो, ठीक है। और जो यहाँ पर कोई नली दिया रहता है, ठीक है, ये वायु नली है या श्वास नली है, इसी के द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, आना जाना वायु का लगा रहता है, ठीक है। और अल्वोली क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्वोली, ये क्या है? वायु का सर्वाधिक विनिमय इसी के द्वारा होता है। एयर सेक्स, यहाँ कहीं एयर सेक्स दिखाई देगा, ठीक है, एयर सेक्स, इसी के द्वारा क्या होता है कि वायु का सर्वाधिक विनिमय या एवलोली या अल्वोली, ठीक है, इसी के द्वारा वायु का सर्वाधिक आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान वायु का सर्वाधिक इसी के द्वारा होता है,
ठीक है। अपन अब परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र मतलब कि हृदय के 4 भाग होते हैं। और देखो पहले तो ऑरिकल और वेंट्रिकल समझ जाओ, ठीक है। ऑलिंद और नीला, ऑरिकल वेंट्रिकल से ज़्यादा ऑरिकल और वेंट्रिकल से ज़्यादा समझो आप लोग, क्योंकि देखो आलिंद नीलय बोलूंगा तो फिर डाउट हो जाएगा, इसको इंग्लिश में याद रखना चाहिए, इस कारण हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ, ठीक है। मुख्य अंग हृदय के इसके 4 भाग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। ये आ गया कहाँ से, इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। ये 4 भाग है, ये 4 भाग के अंदर में आया है, देखो इंग्लिश में वो नहीं किया हूँ, लेफ्ट राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इतना बस याद रखना है आपको। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो अर्टरी होती है, एक तो वेन होती है, ठीक है। धमनी और सीरा, यही 2 मुख्य चीज है, ठीक है। सभी धमनी रक्त को हृदय से दूर एवं अंगों के पास ले जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी धमनी रहती है वो रक्त को हृदय से दूर, रक्त जो ब्लड है आर्टरी क्या काम करती है कि रक्त को हृदय से दूर एवं अंगों के पास ले जाती है। जितने भी अंग है पशु शरीर के, वो देखो ये क्या करेगी, सपोजली ये अपना फेफड़ा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हृदय से दूर, ठीक है, हृदय से दूर एवं अंगों के पास ले जाते हैं। ये अपना हृदय से दूर इधर कहीं अंग है, ठीक है, ये अंग वगैरह, चलो ठीक है, सपोजली एग्जाम्पल यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। और सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, क्योंकि इसमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है। सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, एरोटा या अरोटा है, ठीक है। एरोटा यहाँ पर दिया देखो, एरोटा या अरोटा है। सबसे बड़ी धमनी एरोटा या अरोटा होती है, कैपिलरी, ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब उसमें। उसी प्रकार सीरा, अब देखो धमनी क्या काम कर रही है कि रक्त को हृदय में नहीं रखती है, हृदय से दूर अंगों तक ले जाती है। तो ये क्या करती है कि सभी सिराएं रक्त को हृदय के पास एवं अंगों से, उल्टा इसमें देखो हृदय से दूर और अंगों के पास क्या, धमनी, लेकिन वेन क्या करती है कि रक्त को हृदय के पास एवं अंगों से दूर ले जाती है। सभी सिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है, देखो सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, क्योंकि इसमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है। अब इसमें अपन सभी सिरा में देखें तो सभी सिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है केवल पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, जिसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सिरा वीनो कोवा, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे बोलूँ तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त को दुग्ध सिरा आयन से हृदय तक ले जाता है, अनऑक्सीकृत रक्त को, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट निकालो कि क्वेश्चन घूम सकता है कि अनऑक्सीकृत जो रक्त होता है, अनऑक्सीकृत रक्त होता है, उसको क्या करते हैं कि अनऑक्सीकृत रक्त को दुग्ध सिरा, जो अडर मतलब कि जो वेन के जो सिरा होते हैं, मिल्क वेन होते हैं, वो अडर से हृदय तक ले जाते हैं। पोल्ट्री और पक्षियों में रिंग वाला टेक्रिया पाई जाती है और गाय और मनुष्य में अपूर्ण। इसके बारे में आप लोग मत पढ़ो, ठीक है, इसको मत देखो, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। अनऑक्सीकृत रक्त को दुग्ध सिरा आयन से हृदय तक ले जाती है। अब मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल सिस्टम में। तो प्रत्येक मध्य चक्र में केवल एक डिप, देखो गाय का मध्य चक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। उसमें 12 से जो 24 घंटा है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है, ठीक है, 12 से 24 घंटा। इसी के साथ अपन भैंस का भी पढ़े तो 21, 12 से 24, ठीक है। अब अपन गाय, भैंस, भेड़ का कितना था, भेड़ का था शायद 24 दिन, 24 दिन। चलो जल्दी कमेंट करो भाई, भेड़ का कितना था, कमेंट कर दिया करो थोड़ा। भेड़ का 24 नहीं 17 दिन था, ठीक है। 17 दिन में क्या होता है कि 17 दिन, अब देखो 21 तो याद था, ठीक है, लेकिन 17 तो भूल गए आप लोग, अब इसका वो भी भूल गए होंगे, तो इसके लिए अपन ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। भेड़ के बारे में आप लोगों को पता है नहीं, वो तो एग्रीकल्चर का था। भेड़ में 17 आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, 17, तो 17 मतलब खतरा, 17 दूनी 34 प्लस 36 घंटा, जो 36 घंटा में जो मध्यकाल का समय रहता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। अब चलो, अब इसको आप लोग पढ़ ही लेना। बकरी में है 20 दिन है और 40 घंटा, 20 दूनी 40, इसको याद रखना कि डबल हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रत्येक मध चक्र में केवल मतलब जो 12 से 24 घंटा उसमें एक अंडा निकलेगा 21 दिन में, ठीक है। गाय के गर्भाशय में मांसल रसौली मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसको, गाय के गर्भाशय में मांसल रसौली मिलती है, ठीक है। सुअर में योनि का आकार पता होगा आप लोग को, यू आकार का होता है। बीच में एक योनि का आकार वी आकार का होता है, ठीक है। सर्विक्स की लंबाई, सर्विक्स क्या है? सर्विक्स वो चीज है जो गर्भाशय के मुख्य भाग को योनि से जोड़ता है, ठीक है। सर्विक्स ये आपका देखो, ये सर्विक्स यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, अंदर में। जैसे ये पीछे वाला भाग हुआ तो ये आपका सर्विक्स जो गर्भाशय के मुख्य भाग को योनि से जोड़े रखता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, एक अंडा निकलता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यही बोला है कि प्रत्येक मध चक्र में केवल एक अंडा निकलता है। इसको क्वेश्चन को पूछा था कि एक डिम अंडाशय से निकलता है, ठीक है। सर्विक्स की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। सर्विक्स की जो लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय की मुख्य लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तभी बोल रहा है कि जो गर्भाशय का मुख्य भाग है वो सर्विक्स से जुड़ा रहना चाहिए। गर्भाशय के सिंग, हॉर्न ऑफ यूटेरस, इसको भी पूछ चुका है, ठीक है, इसको भी पूछ चुका है, 30 सेंटीमीटर होता है। और फेलोपियन टिप की लंबाई जो होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। डिंबवाहिनी नली की लंबाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको एक बार आपको एक अच्छे तरीके से रीजन करा देता हूँ कि कहीं आपको डाउट मत हो। मादा जनन तंत्र में अक्सर करके क्वेश्चन आता है, इस कारण आप थोड़ा कम चीज लिया हूँ, ठीक है। देखो मादा जनन तंत्र में क्या होता है कि पहले आप तो सर्विक्स पता रहना चाहिए, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है? तो सर्विक्स क्या है कि गर्भाशय के मुख्य भाग को योनि से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। गर्भाशय, ये गर्भाशय है, ठीक है, पीछे वाला भाग हुआ, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखो कि इसके गर्भाशय, बॉडी ऑफ यूटेरस की मुख्य लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो पूरा लंबाई बोले तो 4, पूरा लंबाई बोले देखो, हॉर्न ऑफ यूटेरस, हॉर्न ऑफ यूटेरस, ठीक है। अब बॉडी ऑफ यूटेरस, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। बॉडी ऑफ यूटेरस मतलब टोटल नहीं बोल रहा है, बॉडी ऑफ यूटेरस मतलब ओनली गर्भाशय के मुख्य भाग। देखो ये योनि की लंबाई कितनी होती है, ये इसमें नहीं दिया, सर्विक्स की लंबाई दिया, ठीक है। तो सर्विक्स की टोटल लेंथ बोले तो 8 सेंटीमीटर होती है। सपोज इतना मानो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें बोला कि हॉर्न ऑफ कैंसर, अंदर में ऐसे सिंग टाइप का कुछ बना रहता है, ठीक है। यही अपना हॉर्न ऑफ यूटेरस है, ठीक है। हॉर्न ऑफ यूटेरस 30 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि गर्भाशय के मुख्य भाग को योनि से जोड़ने, यहीं कहीं गर्भाशय रहेगा और यहीं से आपका योनि ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। को फिर ठीक इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब सर्विक्स की जो मुख्य बॉडी, हॉर्न ऑफ यूटेरस बता दिया, बॉडी ऑफ यूटेरस की लंबाई बता दिया, डिंबवाहिनी नली, फेलोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी नली की लंबाई होती है 20 से 30 सेंटीमीटर। बस आपको रट लेना है डिंबवाहिनी नली, डिंबवाहिनी नली, ठीक है। डिंबवाहिनी नली की लंबाई होती है 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब डेली अपन 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग रिवीजन से लेकर के, ठीक है। ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो आपको और मतलब कि मेरे को लगता है कि इस बार इंपॉर्टेंट पॉइंट से आ सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पढ़ना है कि जो पशु जनगणना हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। पशु जनगणना हुई थी, ठीक है। पशु जनगणना में जो 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है, ठीक है। कृषि जनगणना भी 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। टोटल कितने मिलियन पशु थे, ठीक है। तो आपको 588.78 मिलियन पशु याद रखना है, ठीक है। मिलियन आपको पशु याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, जीडीपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीडीपी में अपना कृषि का योगदान है, एग्रीकल्चर का, वो है 17.4%, ठीक है। और पशुपालन का बोले तो 5.11%, ठीक है। और कृषि के जो जीडीपी को पशुपालन के योगदान में लगातार हमेशा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पशुपालन का योगदान में है, ठीक है। और कृषि के जीडीपी में पशुपालन का योगदान 26% है, ठीक है। इसके बाद करते हैं आज के लिए, ठीक है, एक पेज करते हैं, फिर डेली में प्रीवियस एक पेज कराते जाऊँगा। इससे आपका रिवीजन भी होते जाएगा और ज़्यादा आपको मतलब आपके ऊपर भारी भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।